स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 58 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डे 58 डेली मेंस क्वेश्चंस, जिसमें 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहले हम इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम आंसर पर चलेंगे और आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन देखना है। पहला है मत किसे कहते हैं, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है नैतिक तर्क की उपयोगिता लिखिए, और चौथा क्वेश्चन है रूढ़िवादिता के विकास के कारणों को लिखिए कि रूढ़िवादिता का विकास किस प्रकार होता है। पांचवा है साधन मूलक मूल्य, है ना। तो ये हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें 10 शब्दों में लिखना है ना। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। 5 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया था, लोक सेवकों द्वारा अपनी नैतिक योग्यता सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लोक सेवक स्वयं, है ना, खुद की नैतिक योग्यता को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, उठाए जा सकते हैं उनके द्वारा, है ना। दूसरा दिया है महान प्रशासकों के जीवन से मिलने वाले नैतिक मूल्यों को लिखिए। महान प्रशासकों के जीवन से हमें क्या क्या नैतिक मूल्य मिलते हैं वो हमको लिखना है ना। तीसरा क्वेश्चन है नैतिक अभिशासन को के अर्थ को स्पष्ट करते हुए समझाते हुए इसकी उपयोगिता को लिखिए, है ना। नैतिक अभिशासन के अर्थ को समझाते हुए इसकी उपयोगिता को लिखिए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का नहीं आता है, वो 20 नंबर का आता है ना। 20 नंबर का ही आता है, लेकिन उसको लिखना 200 शब्दों में ही पड़ता है ना। नंबर बस चेंज है, बाकी शब्दों की संख्या वही है ना। तो आया क्या हुआ था, मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट करें, है ना, इसका वर्णन करें। मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका का वर्णन करें। तो ये हमें मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थान किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं ये हमको लिखना था। तो ये हमारे थे 58 डेली मेंस क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं रोज़ ही बताती हूँ कि MPPSC प्री से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड रोज़ ही क्वेश्चन दिए जाते हैं 20, है ना। तो इसे आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार इकोनॉमिक्स की क्लास जो हमारी यूट्यूब पर चलाई जा रही है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इकोनॉमिक्स की क्लास भी ले सकते हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई गई है, उसके वीडियो डले हुए हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा था मत किसे कहते हैं, है ना। मत, तो मत किसी व्यक्ति के किसी विशेष संबंधित विचार होते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति का किसी विशेष संबंधित विचार है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मत कहेंगे। या परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, है ना। तो ये मत बहुत ही छोटे विश्वास होते हैं, मतलब कि कोई भी सूचना हमको दी जाती है उसके अनुसार हमारे मत बन जाते हैं, है ना। जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के उसमें हो सकता है ना, या फिर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के एस्पेक्ट में हो सकता है। तो ये मत है ना। इसमें हमें बहुत ही कम विश्वास रहता है। अगर दूसरा विचार या परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, मतलब कि अगर कोई अन्य विचार हमें दिया जाता है ना, अन्य जानकारी हमको मिलती है, तो हम अपनी मत को बदल भी सकते हैं, मतलब मत बदल भी जाता है ना। वो कम विश्वास वाली हमारी विचार होते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है अभिरुचि। अभिरुचि वह बुनियादी क्षमता है जिसके क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उससे बेहतर कार्य निष्पादन किया जा सकता है। अभिरुचि का मतलब होता है कि प्रतिभा, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभा होती है, अगर उस प्रतिभा में प्रशिक्षण दे दिया जाए तो जो व्यक्ति विशेष को जो प्रशिक्षण दिया गया है उससे बेहतर कार्य निष्पादन किया जा सकता है, और वह व्यक्ति जो है उस कार्य में आगे तक जा सकता है ना, काफ़ी आगे तक कार्य निष्पादन कर सकता है। तो यह अभिरुचि होती है या प्रतिभा होती है ना। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नैतिक तर्क की उपयोगिता। नैतिक तर्क की उपयोगिता क्या है, नैतिक दुविधा को समाप्त करने में, नैतिक चिंता से उबरने में, तीसरा है संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में, है ना। नैतिक दुविधा को समाप्त करने में, नैतिक चिंता से उबरने में, और तीसरा है संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, है ना। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रूढ़िवादिता के विकास के कारणों को लिखिए। तो पहला कारण है अशिक्षा, है ना, जब हमें अशिक्षा होती है हम पता ही नहीं होता। दूसरा होता है संपूर्ण जानकारी का अभाव, हम किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं लेते, हम रूढ़िवादिता का निर्माण कर लेते हैं। सामाजिक दूरी, है ना, सामाजिक दूरी मतलब समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग की दूरी जब होती है तो वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाते हैं, जिससे रूढ़िवादिता का निर्माण हो जाता है। और संकीर्ण मानसिकताएं, है ना, हमारी मानसिकता जो है वो एक लेवल पे बंधी हुई है ना, संकीर्ण है, उसको विस्तृत करना होगा, तब जाके रूढ़िवादिता जो है वो हट पाएगी, है ना। और सांस्कृतिक मान्यताएं, कुछ ऐसी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है ना।
दूसरा क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन मूलक मूल्य। साधन मूलक मूल्य किसे कहते हैं? वे मूल्य जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है ना, वे मूल्य जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने परम लक्ष्य, जो उसके जीवन के लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? साधन मूलक मूल्य कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी है ना, अहिंसा, प्रेम है ना, तो इन सब से वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? साधन मूलक मूल्य है ना, मतलब वो एक प्रकार का पथ है ना। तो ये हमारे होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन आया था, लोक सेवकों द्वारा अपनी नैतिक योग्यता को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, है ना। तो इसके हम आंसर को कैसे लिखेंगे? तो इसके आंसर को हम इंट्रो और बॉडी में लिखेंगे, है ना। कंक्लूजन के लिए इतनी जगह नहीं है, अगर आपके पास जगह बचती है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पास तो नहीं बच रही है ना, तो कंक्लूजन अभी 5 नंबर में स्किप कर देंगे, है ना। अगर जगह बचती है ना, तब लिख सकते हैं। तो इंट्रो लिखेंगे हम छोटा सा, और इसके बाद जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम वो लिखेंगे, है ना। इंट्रो लिखेंगे और बॉडी लिखेंगे। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा कि राज्य के कल्याणकारी राज्य एवं संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ना सॉरी, ये बस थोड़ा सा राज्य जो है ना, कल्याणकारी राज्य एवं संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लोक सेवक योग्य हो, है ना, कि राज्य का जो कल्याणकारी लक्ष्य है ना, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है और संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि लोक सेवक जो होते हैं वो योग्य हो, है ना। तो लोक सेवकों द्वारा अपनी योग्यता को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो हमने हेडिंग बना दी, है ना। फिर भावनात्मक अनुभूति द्वारा मतलब कि उनकी लोगों की भावनाओं को समझ करके, लोगों की भावनाओं की अनुभूति करके, लोगों की भावनाओं को समझकर, है ना। तो पहला तो ये हो गया भावनाओं को समझ करके। जब हम भावनाओं को समझेंगे तब हमारे अंदर से ही भावनाएं आएंगी, जिससे नैतिक मूल्यों का है ना, उनकी योग्यता सुधरेगी और नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। दूसरा है रोजाना स्वयं की गलतियों का मूल्यांकन तथा सुधार, है ना। अगर हम रोजाना मूल्यांकन करें कि हमसे गलतियाँ क्या हो रही हैं और उनमें सुधार करते जाएं, तो हम अपनी योग्यता को क्या सुधार सकते हैं ना। तीसरा है महान पुरुषों के विचारों को जीवन में उतारना। महान पुरुष जो है, जो अपने विचार देकर गए हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम योग्य बनते जाएंगे, है ना। दिन बाय दिन हम योग्य बनते जाएंगे। चौथा है सत्यनिष्ठ बने रहकर। अगर हम सत्यनिष्ठ है तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा और हम अपने कार्य निष्पादन को अच्छे से कर पाएंगे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगे, जिस योग्य हम हैं, है ना। तो ये सत्यनिष्ठ बने रहकर, है। स्वयं को लोक सेवा में समर्पित कर। अगर हम स्वयं को लोक सेवा में समर्पित कर देते हैं तो वो हमारी योग्यता का एक परीक्षण होगा, है ना, कि हम अपनी योग्यता को और ज़्यादा सुधार रहे होंगे, है ना। तो ये सब उपाय हैं जो लोक सेवक द्वारा योग्यता को सुधार हेतु उठाए जाने चाहिए, है ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। महान प्रशासकों के जीवन से मिलने वाले नैतिक मूल्यों को लिखें, है ना। महान प्रशासकों के जीवन से क्या क्या नैतिक मूल्य हमको मिलते हैं? तो पहला हम इंट्रो लिखे कि महान प्रशासक जो उच्च नैतिक मूल्यों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों की सीख हमेशा ही मिलती रही है ना। महान प्रशासक कौन कौन से? लगभग 2 3 4 नाम लिख देंगे। तो ये कुरियन जी है ना, एम एस स्वामीनाथन, ई श्रीधरन और सी डी देशमुख, ये प्रशासक है ना। अब विचारक अलग होते हैं, प्रशासक अलग होते हैं। तो ये हमने प्रशासकों के नाम लिख दिया। अब इनसे हमें क्या क्या नैतिक मूल्य सीखने के लिए मिलते हैं? तो पहला है सत्यनिष्ठा, है ना, जो हम बोले हम वही करें। और दूसरा है भेदभाव का विरोध, साहस, है ना, उनमें साहस बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा है अनुशासन, वो अनुशासन पे चलकर ही अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, है ना। और जो पांचवा है कर्तव्य परायणता और सामाजिक समानता, नैतिक जवाबदेहिता और आदर और भाईचारा का नैतिक मूल्य हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। तो प्रशासकों के जीवन से, प्रशासकों के जो भी विचार, उनसे हमें ये निम्नलिखित जो लिखे हुए हैं, ये सभी नैतिक मूल्य सीखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नैतिक अभिशासन, ये अभिशासन 1 में है, के अर्थ को समझाते हुए इसकी उपयोगिता को लिखिए। नैतिक अभिशासन के अर्थ को समझाते हुए इसकी उपयोगिता
लिखना है। पहले हम नैतिक अभिशासन का अर्थ समझाते थे। नैतिक अभिशासन, इसका तात्पर्य शासन और प्रशासन के सभी स्तरों पर नैतिक आचरण करने से है ना, कि शासन और प्रशासन के सभी स्तरों पर हम नैतिक आचरण करेंगे, ये होता है नैतिक अभिशासन, है ना। इसकी क्या क्या उपयोगिता है? तो विधि का शासन चलाने में, है ना, मतलब कानून के क्या है, क्रियान्वयन में, है ना, कानून के क्रियान्वयन में। संवैधानिक मूल्यों की स्थापना में, अगर हमें संवैधानिक मूल्य जो संविधान में दिए गए उनकी स्थापना करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें नैतिक अभिशासन अपनाना होगा। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, जन संवाद स्थापित करने में और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, है ना, इन सभी कार्यों में हमको क्या करना पड़ेगा, नैतिक अभिशासन स्थापित करना होगा। इसका उपयोग हमें होगा, है ना। तो ये हमारा होता है, ये सभी हमारे होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, जिन्हें 50 शब्दों में लिखना था, और इस प्रकार से मॉडल आंसर लिखे जा सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 20 नंबर में आया हुआ था, है ना। एथिक्स में क्वेश्चंस 20 नंबर के आने हैं, है ना। एथिक्स में दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, और उन्हें हमें 200 शब्दों में लिखना होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका का वर्णन करें, है ना। तो हमने पहले तो मैं बता दूं कि 20 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार लिखेंगे। तो एक आदर्श उत्तर लेखन में हमें 3 पार्ट में करना है, कि पहले इंट्रोडक्शन लेना है ना, इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद हमको लिखनी है बॉडी का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें लिखना है। और तीसरा होता है कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन भी हमको लिखना है ना। तो ये तीनों हम अपने उत्तर में इस फॉर्मेट में लिखेंगे। एक आदर्श उत्तर लेखन जो होता है वो इसी प्रकार इसी फॉर्मेट पे होता है। तो इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे क्वेश्चन में कैसे लिखे कि ये है हमारा इंट्रो, है ना। और फिर जो बॉडी है, मतलब ये सब क्वेश्चन का मेन डिमांड है जो हमने लिखी, और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन, है ना। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया, है ना, ओवरव्यू बता दिया कि ये कंक्लूजन है ना, कि इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमने लिखा क्या क्या है ना, क्या क्या लिखा जाना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। शिक्षण संस्थाएं सीखने के औपचारिक चैनल होते हैं। जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो सीखने के औपचारिक चैनल होते हैं। स्कूल का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा कैंपस में उपलब्ध कराई गई सुविधा मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण होती है ना। तो ये हमने इंट्रो दे दिया कि शिक्षण संस्थाएं क्या होती है ना। तो ये सब हमने इंट्रो दे दिया। अब हम चलते हैं अगले लेवल पर कि शिक्षण संस्थाओं में दो स्तर पर मूल्यों का विकास होता है। शिक्षण संस्थाओं में 2 स्तरों पर मूल्यों का विकास होता है। एक आधार स्तर होता है जिसमें आधारभूत शिक्षा स्तर कहते हैं हमें, है ना। जो हमने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है ये उसी के उस पर है कि जो ट्रायंगल है आधारभूत शिक्षा स्तर, और दूसरा होता है उच्च शिक्षा स्तर और आधारभूत जो होता है वो छोटी क्लासेस में मतलब छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, और उच्च शिक्षा मतलब ये बड़ी कक्षाओं में उच्च शिक्षा स्तर को बताया जाता है। तो आधारभूत शिक्षा क्या होती है, शिक्षा स्तर क्या होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है। आधारभूत शिक्षा पर मूल्यों का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पर उम्र कम होती है और सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है ना। विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा बुनियादी मूल्य जैसे समानता, प्रेम, है ना, और करुणा, अहिंसा आदि नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट जैसे हमने लिखा है, सकारात्मक मनोवृत्ति व सही मूल्यों को विकसित करना है। सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण और सही मूल्यों को विकसित करना यहाँ बताया जाता है ना, इसका विकास कराया जाता है। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, है ना। छोटी क्लासेस जब रहती हैं, जब छोटी कक्षाएं रहती है तो पुरस्कार या दंड के माध्यम से अक्षय मूल्य को प्रोत्साहित किया जाता है, और अनुचित मूल्य को उसमें काट छाट की जाती है। कि अगर कोई गलत काम करता है ना तो उसको क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो उसे पुरस्कार देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में आदर्श नागरिकों के मूल्य को प्रेषित करना। एक आदर्श नागरिकों के मूल्य को बच्चे में प्रेषित करते हैं, है ना। दूसरा है उच्च शिक्षा स्तर। उच्च शिक्षा स्तर में किस प्रकार से मूल्यों का निर्माण होता है, तो इनमें विभिन्न प्रायोगिक मूल्यों का विकास होता है। प्रायोगिक मूल्य की अब जो मूल्य सीखे थे आधारभूत शिक्षा स्तर में वो मूल्यों का प्रयोग करेंगे, है ना। तथा विभिन्न विचारधाराओं से संपर्क आने पर उनकी ओर झुकाव बढ़ता है, और विभिन्न विचारधाराओं से संपर्क होता है जिसके तो हमें एक विशेष विचारधारा पर झुकाव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये बढ़ता है ना।
तो इसमें सिखाया क्या मतलब उच्च शिक्षा स्तर पर क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, तो भावनात्मक संतुलन की सीख मिलती है ना। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने, किस प्रकार बनाए रखना है, वो हमें सीख मिलती है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है ना। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम ये सीखते हैं कि भावनात्मक संतुलन किस प्रकार से बनाए रखा जाए, है ना। दूसरा है तथ्य विचार एवं संकल्पनाओं के जरिए विद्यार्थियों के मूल्यों का विकास होता है। तथ्य विचार तथा संकल्पनाओं के जरिए विद्यार्थियों के मूल्यों का विकास होता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में रहते हैं ना। हो सकता है ये विचार हमारे अध्यापिकाओं के हों, है ना। तो ये भी हो सकता है। मूल्यों से वाक शैली में सुधार होता है। अगर हमारे मूल्य अच्छे होंगे तो हमारी वाक शैली भी अच्छी होगी, बोलने में भी हम अच्छे होंगे, है ना। प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हुए लक्ष्य की ओर प्रेषित रहने की सीख मिलती है ना। प्रेरणा स्रोत के रूप में हम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहते हैं ना, ये हमें सीख मिलती है। तो ये हमारी उच्च शिक्षा में इस प्रकार की सीख मिलती है। तो हमारे जो नैतिक मूल्य का निर्माण है वो इस प्रकार से होता है ना। अतः फिर हमने लिखा कंक्लूजन। अतः शिक्षण संस्थान बच्चों को समाजीकरण एवं व्यक्तिगत मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतः शिक्षण संस्थान जो होते हैं बच्चों के समाजीकरण तथा व्यक्तिगत समाजीकरण मतलब समाज के लिए जो सभी से व्यवहार करना उसके लिए, और व्यक्तिगत मतलब स्वयं के जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, उन मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये हमारा हुआ 20 नंबर का क्वेश्चन, जिसे हम इस प्रकार से मॉडल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। और इसे आप लिखने की कोशिश करें, है ना, ताकि ये एक आंसर राइटिंग आने लगे, है ना। तो ये हमारे होते हैं डे 58 डेली मीन्स क्वेश्चंस के आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। और इसी प्रकार की वीडियो पहले भी कई आ चुकी हैं, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करें और सभी प्रकार की है ना, प्री मेंस और इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी डले हुए हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं डे 59 डेली मीन्स आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।